छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी में पीएम मोदी करेंगे चुनावी आगाज। 7 और 8 जुलाई को इन राज्यों को करेंगे दौरा। विदेश मंत्री जयशंकर का तंजानिया दौरा आज। 10वीं संयुक्त आयोग बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एनसीपी के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन आज। समर्थकों की बुलाई बैठक। आर्टिकल 370 पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई की अगुवाई में 5 जजों की बैठक में होगी सुनवाई। चमोली से खबर, जहां पर पहाड़ से गिरे पत्थरों में दबी कार, 2 की मौत, 3 लोग घायल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी, एमपी समेत 20 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हारिस। हरिद्वार से खबर, जहां पर कांवड़ियों पर आज की जाएगी पुष्प वर्षा। अहम जानकारी आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। वल्ला स्टेडियम में लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे, कांवड़ियों पर आज की जाएगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। वल्ला स्टेडियम में लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे, कांवड़ियों पर आज की जाएगी पुष्प वर्षा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज जो है कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? कितनी देर में ये पुष्प वर्षा की जाने वाली है? रामगोपाल, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा की जाने वाली है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। वल्ला स्टेडियम में लैंड करेगा हेलीकॉप्टर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? कितनी देर में पुष्प वर्षा की जाने वाली है? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से जिलाधिकारी और यानी कि जो एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह है, उनके द्वारा ये पुष्प वर्षा होनी है और पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, यानी कि हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से लेकर के जो नारसन बॉर्डर है, जो कावड़ रूट एक बनाया गया है, कावड़ पटरी रूट बनाया गया है, वहाँ ये पुष्प वर्षा की जाएगी। क्योंकि भल्ला इंटर कॉलेज से जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा और तमाम जो कावड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं अन्य प्रदेशों से, ताकि एक अच्छा संदेश जाए कावड़ियों को लेकर। क्योंकि सरकार जिस तरीके से पहले से यानी कि कई वर्षों से पुष्प वर्षा करती आ रही है, इस बार भी जो है ये एक विधिवत रखा गया है और कावड़ियों के लिए जो है इस पुष्प वर्षा को लेकर के जो जिलाधिकारी और हरिद्वार के एसएसपी हैं अजय सिंह, वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ये तमाम जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रशासन की, वो इस बार जो है देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हेलीकॉप्टर, हालांकि सरकार जो सरकारी है, और जो ड्रोन है यानी कि कहीं ना कहीं निगरानी को लेकर भी सरकार के ही वहाँ पे जो है यानी कि पुष्प वर्षा की जाएगी। क्योंकि पहले एक बार जिस तरीके से पुष्प वर्षा के दौरान एक हेलीकॉप्टर से हादसा होने से बचाए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है तमाम जो इंतजाम है प्रशासन के द्वारा वो यहाँ किए गए हैं। जी रामगोपाल, आपसे जानेंगे कि जब भी देखा गया है कि हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर जब पुष्प वर्षा की जाती है, तो हर बार देखा गया है कि राजनीति भी इसके साथ शुरू हो जाती है। तमाम विपक्ष की तरफ से बयान भी आने लगते हैं। तो कौन जो है इस पुष्प वर्षा को करेगा और क्या कुछ इससे राजनीति भी होने वाली है?
बिल्कुल, राजनीति होना स्वभाव है। विपक्ष अपनी कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाता है, और सरकार यानी कि ये जो इस बार कावड़ मेला है, इस कावड़ मेले को लेकर के, क्योंकि अन्य प्रदेशों से, एक प्रदेश की बात नहीं होती, क्योंकि अन्य प्रदेशों से, और देखिए हर इस अलग अलग प्रदेशों में कहीं ना कहीं सरकारें भी जो है, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की ही सरकार हो, अन्य अन्य जो दल हैं जी। वो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो सभी करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके 2 साल भी पूरे हो गए हैं, और उसको लेकर की और आज जी, जिस ठीक तरीके है। से पुष्प वर्षा की शुरुआत की गई है हरीश, तो कहीं ना ठीक है। कहीं ये तमाम तरीके से जो दर्शाता है हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। कावड़ सावन मास का जो महीना चल रहा है, और आने वाले 15 दिनों तक ये विधिवत चलेगा, और ठीक अन्य है। प्रदेशों से जो कावड़िए हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार पहुंचेंगे। तमाम तरह की जो भीड़ है, व्यवस्था है, प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो ड्यूटी पर इस टाइम तैनात हैं, और कहीं ना कहीं 15 दिन तक ये जो मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन की, वो यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 करोड़ से अधिक जो कावड़िए हैं वो इस बार हरिद्वार में ठीक है पहुंचेंगे, रामगोपाल जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हरिद्वार में कावड़ जब यात्रा पहुंचेगी तो वहां पर हेलीकॉप्टर मौजूद होगा, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। बता दें कि हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाने वाली है। तो लगातार आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आज कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी हरिद्वार में। वहीं एनसीपी के 2 गुटों का आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो एनसीपी के गुटों का आज शक्ति प्रदर्शन होगा। शरद अजीत पवार ने विधायकों को जारी किया व्हिप। अजीत पवार शरद पवार गुट ने ईसी में अर्जी दाखिल की। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग से अर्जी की है दाखिल। अजीत पवार शरद पवार गुट ने ईसी में अर्जी दाखिल की। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की। दोनों गुटों ने अपना अपना पक्ष रखने की अर्जी दी है। तो दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की। एनसीपी के गुटों का आज शक्ति प्रदर्शन है। शरद अजीत पवार ने विधायकों को व्हिप जारी किया है। अजीत पवार शरद पवार गुट ने ईसी में अर्जी दी है। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की। जितेंद्र जाधव हमारे संवाददाता पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे जानेंगे जिस तरीके से दोनों गुटों की तरफ से एनसीपी के जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? रविवार को महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार ने बगावत के दूसरे ही दिन पार्टी और पार्टी के सिंबल पर अपना दावा किया है। इस दावे के बाद एनसीपी के ओर से यानी अजित पवार के गुटों से ओर से उसने याचिका भी चुनाव आयोग के सामने दाखिल की है, और उसके बाद अजित पवार के बाद शरद पवार के गुट ने भी चुनाव आयोग के सामने अपनी याचिका दाखिल की है। दोनों गुट केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने आमने सामने आया है, और दोनों ने भी केंद्रीय चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से देखा गया था जब पिछली साल जब शिवसेना का गुट जो है वो बटा था, तो उसका जो फायदा है वो शिंदे गुट को ज्यादा मिला था। तो क्या इस बार भी कहा जा सकता है कि अजीत पवार को मिलेगा, या जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उसको ज्यादा फायदा मिलता है? पिछले साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। बगावत कर शिवसेना से अलग गुट निकाला। उसके पास अधिक से ज्यादा विधायक और सांसद थे। उसने पार्टी और पार्टी के धनुष्यबाण चिन्ह पर अपना हक जताया, और इसके बाद जब कोर्ट में गए दोनों पार्टियां, तब जो पार्टी का सिंबल और नाम है वो एकनाथ शिंदे को मिला। इसी तरह आज भी एनसीपी के दायरे में ऐसा चल रहा है कि अजित पवार कोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने गया है, फिर शरद पवार की गुट भी गया है।
इसके ऐसा समझ में आता है कि आने वाले समय पूरी पार्टी का सिंबल यानी घड़ी का सिंबल और पार्टी का नाम अजित पवार ही यहाँ से आगे यूज कर सकते हैं। जी जितेंद्र, आपसे जानेंगे जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से हो चाहे पक्ष की तरफ से हो, दोनों से तरफ से शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है, डेमोक्रेसी को लेकर के सवाल किया जा रहा है। आज जब शरद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे होंगे, उनके साथ साथ कौन से एनसीपी के बड़े नेता शामिल होते हुए दिखाई देंगे? अभी शरद पवार अपनी ताकत दिखा रहा है वाईबी सेंटर मुंबई में। उसके साथ सिर्फ महाराष्ट्र के अभी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल है, जितेंद्र आव्हाड है, सुप्रिया सुले है खुद, और सांसद अमोल कोल्हे भी उनके साथ है, और 11 तो 12 विधायक और उसके साथ है। कई जिलों के जिला अध्यक्ष है, कई विधान परिषद के एमएलए भी उनके साथ है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है, चाहे वो अजीत पवार का गुट हो या फिर शरद पवार का, दोनों ने ही अर्जी दाखिल की है चुनाव आयोग में। एनसीपी के गुटों का शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है। दोनों गुट अपनी शक्ति का आज प्रदर्शन करेंगे। अजीत पवार और शरद पवार दोनों ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बता दें कि अजीत पवार शरद पवार गुट ने ईसी में अर्जी दाखिल की है। तो दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है। बता दें कि एनसीपी के गुटों का शक्ति प्रदर्शन आज अगली खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर 17 से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। योगी सरकार पूरे प्रदेश में चलाएगी पखवाड़ा। योगी सरकार पूरे प्रदेश में चलवाएगी पखवाड़ा। बिना हेलमेट ऑफिस आने पर माना जाएगा अनुपस्थित। दुर्घटनाएं रोकने के लिए लागू होंगे सख्त नियम। सरकारी ऑफिस में बिना हेलमेट पहुंचे तो होंगे अनुपस्थित। वहीं सेकंड टाइम बिना हेलमेट पाए जाने पर कार्रवाई होगी। जाए बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में इस साल कई लोगों की जान जा चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सेकंड टाइम बिना हेलमेट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में इस साल अधिक लोगों की जान। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर के फैसला लिया गया है। विभागों के सहयोग से ट्रैफिक नियमों को लेकर के जागरूक किया गया है। 17 से 31 जुलाई तक इसका अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार पूरे प्रदेश में चलाएगी पखवाड़ा। बिना हेलमेट ऑफिस आने पर माना जाएगा अनुपस्थित। दुर्घटनाएं रोकने के लिए योगी सरकार ने कदम उठाया है। सरकारी ऑफिस में बिना हेलमेट पहुंचे तो होंगे अनुपस्थित। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाने के लिए ये योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर के फैसला लिया है योगी सरकार ने। सेकंड टाइम बिना हेलमेट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप बिना हेलमेट के पहुंचते हैं तो आपकी अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम भी बिना हेलमेट के पहुंचे तो कार्रवाई की जाएगी।
फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई है। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला था युवक। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला युवक। रेलवे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया था भर्ती। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन। घर से हिसार जाने के लिए निकला था युवक। कमालगंज के कमरा किराए पर लेकर के रह रहा था युवक। रेलवे स्टेशन कमालगंज का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला था युवक। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। बताया जा रहा है कमालगंज में कमरा लेकर के पढ़ाई कर रहा था युवक। रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला था युवक। जानकारी नहीं है सर। तो स्टेशन पे आया होगा, इसने टिकट भी नहीं ले पाई। कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। स्टेशन पे पड़ा मिला है। तो इसको अस्पताल से मतलब स्टेशन मास्टर ने इसको अस्पताल भेज दिया 12 नंबर पर कॉल करके। स्टेशन पे जो अस्पताल आया है तब से मृत्यु। या तो दारू पी के गिर गया पत्थर अत्तर पे उस पे, तो उसको खून ब्लड लाया है। नहीं मुंह से अब या फिर मुंह से और नाक से नहीं था, सिर के बल गिर जाओ तब भी सारा मुंह से खून आ जाता, वैसे भी गिर जाओ। अगली जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर दरोगा पर हमला, 15 लोगों पर केस दर्ज। दरोगा पर ईंट पत्थर से हमला का मामला सामने आया है। बता दें कि दरोगा पर ईंट पत्थर से किया गया हमला। सत्यलोक कॉलोनी में दरोगा पर हमला हुआ। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर के हमला किया गया। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर के हमला हुआ है। बिजनौर थाने में तैनात है दरोगा अनुराग पांडे। सरोजनी नगर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सरोजनी नगर के बदाली खेड़ा इलाके का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दरोगा पर हमला किया गया है। दरोगा पर हमला किया गया है, 15 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दरोगा पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पवन तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। पवन, जिस तरीके से मामला सामने आया है, एक दरोगा पर हमला किया गया है जिसमें 15 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? आपको बता दें कि अनुराग पांडे जो कि लखनऊ के बिजनौर थाने में एसआई हैं और वो उनका जो आवास है बदाली खेड़ा में स्थित है, वो रात में जब अपने आवास के लिए कार से जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसको उन्होंने हटाने के लिए अनुरोध किया। तो वहां पर मौजूद 10 से 15 लोग, जो कि अनुराग पांडे ने बताया कि वो शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे, उन लोगों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया, ईंट पत्थरों से उन पर हमला किया गया। साथ ही साथ उनके गले में जो चैन पड़ी थी उसको भी लोग लूट ले गए। तो मिलाकर इस मामले में 2 नामजद 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सरोजनी नगर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल दरोगा के ऊपर हमला बड़ा मामला है ये, क्योंकि एक दरोगा के ऊपर इस तरह शराब पीने वाले और लोग इस तरह हमला कर रहे हैं तो आम आदमियों की क्या हालत होगी, जो कि यही पास के बिजनौर थाने में एसआई है और अपने मोहल्ले में जा रहे थे, अपने घर पे जा रहे थे विश्राम के लिए, और रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई जी। पवन, जिस तरीके से देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन जो जनता की सेवा के लिए लगी रहती है उस पर हमला किया जा रहा है, तो पुलिस को किससे अब जो बचाएगा, उसको कौन सुरक्षा देगा? ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की मोहल्ले में उनका रोज क्या वहाँ आना जाना है, लोग उनको जानते भी हैं और ये जो जिससे मारपीट हुई ये भी मोहल्ले के ही लोग हैं,
और उसमें उनके कुछ अज्ञात साथी वहाँ मौजूद थे, वो वहाँ पर लोग खड़े थे और रास्ते में ही उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसको हटाने की बात को लेकर दरोगा के ऊपर हमला कर दिया जाता है, ईंट पत्थरों से उसको मारा जाता है। वो उसके बाद वो उसके गले में चैन में छीन ली गई। ये बड़ा मामला है, इसमें पुलिस ने फिलहाल FIR तो दर्ज कर ली है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। भवन, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि सरोजनी नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है मामला दर्ज करके। और मामला सरोजनी नगर के बदाली खेड़ा इलाके का, जहां पर दरोगा पर हमला किया गया है। 15 लोगों पर केस दर्ज हुआ इस मामले पर। बाइक हटाने को लेकर के ये पूरा हमला किया गया, दरोगा पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। अगली खबर यूपी के आगरा से, जहां पर घर में घुस करके युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर पथराव किया गया। पथराव में युवती समेत परिवारजन घायल हो गया है। बाहर खड़ी गाड़ियों को दबंगों ने तोड़ दिया। तो आगरा में घर में घुस करके युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें विरोध करने पर पथराव किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पथराव में युवती समेत परिवारजन घायल हुआ है। दबंगों ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर हमला किया, उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरी जो वारदात है वो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला ट्रांस जमुना थाने के ज्योति कुंज का बताया जा रहा है, जहां पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दबंगों ने घर में घुस करके युवती से छेड़छाड़ की। इस मामले पर अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से मामला सामने आया है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी मामले पर? हारिस, ये जो पूरा मामला है ये आगरा के थाना ट्रांसजमुना कॉलोनी है, जो कि अभी ये नया थाना यहाँ बना है, उसी का क्षेत्र है ज्योति कुंज। यहाँ पर एक आरोपी है कि घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ हुई और जब उसका विरोध किया गया तो वहाँ के जो तस्वीर सामने आई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ जो दबंग युवकों ने तमाम वहाँ घर के बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी थी उन पर तोड़फोड़ की। घर के गेट पर तमाम पथराव किया, वो पथराव आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दबंग पथराव करते रहे, मारपीट जो पथराव तोड़फोड़ करते रहे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। और बड़ी बात यह है कि चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर थाना है और थाने की पुलिस यहाँ तैनात रहती है, आसपास में पुलिस रहती है। लेकिन इस थाने की अगर हम बात कर लें, इस थाना क्षेत्र की, तो तमाम इस तरह की घटना तमाम कुछ समय 6 महीने के अंदर देखा गया कि तमाम वीडियो हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो दबंग है वो इस तरह से खुलेआम पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कानून का कोई खौफ नहीं है। और फिलहाल ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और पुलिस ने जो पीड़ित हैं उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। 4 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हारिस, अजेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दबंगों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, पीड़ितों की तरफ से क्या कुछ कह रहा है, क्यों उन दबंगों ने उन पर हमला किया? साफ तौर से जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसका कहना था कि युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। हमने उसमें जब इस बात का हमने विरोध किया तो विरोध करने पर ये वो लोग बौखला गए और एक साथ इकट्ठे होकर आए और यहाँ पर जो हमारे घर के बाहर जो बाइक खड़ी थी, स्कूटर खड़े थे, उनमें तोड़फोड़ की, जो कि कैमरे में कैद हुए हैं और साथ ही उनके खेत पर तमाम पथराव किए हैं। तो इस बात को लेकर दहशत में ये परिवार है। फिलहाल पुलिस के पास सुरक्षा की गुहार लगाई है, पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, ये कहना पुलिस अधिकारियों का है। अजेंद्र, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि बाहर गाड़ियों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और किस तरीके से युवती से छेड़छाड़ की और जब विरोध किया गया तो परिवारजन वालों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उनके घर में घुस करके छेड़छाड़ किया। बता दें कि विरोध करने पर पथराव किया। वहीं डिंडोरी जिले के तहसील मुख्यालय अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर छात्राओं की उपस्थिति में कुछ शिक्षक सहित प्यून के द्वारा रात्रिकालीन लगभग 8 से 11 बजे के बीच मुर्गा एवं शराब पार्टी की जा रही थी। इस पूरे मामले के संबंध में अधीक्षका कौशल्या परस्ते से पूरी घटना की जानकारी मीडिया के द्वारा लेनी चाहिए तो अधीक्षका के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी देना उचित नहीं समझी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बालिका छात्रावास में किसी भी पुरुषों का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, फिर भी छात्रावास में जाकर के खुलेआम दारू मुर्गा पार्टी की जाती है। इस संबंध में उन शिक्षकों से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस घटना को सत्य बताया। इस पूरे मामले में कई लोग शामिल हैं।
एक बात है, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी दूसरी जगह में लग जाती है, दूसरे जगह में चला जाता हूँ, यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन कौशल्या मैडम के छात्रावास में इस तरह के अवैध पुरुषों का जाना जो है क्या उचित है या अनुचित है? उचित तो नहीं है सर, क्योंकि छात्रावास में हम उस संस्था के प्रभारी हैं और हम लोग जाते हैं, लेकिन हम किसी न किसी महिला को लेकर के ही हम जाते हैं वहाँ, दिन में भी जाएं तो भी, और शाम को तो हम जा ही नहीं सकते हैं। उनका जो है वहाँ अच्छा से परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई हो, देख रेख हो, उनका स्कूल समय में जाना हो आना हो, इसका ध्यान रखें, इसलिए अधीक्षिका को जो है वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे 2-3 टीचरों का नाम आया है जो रात को जाकर के और हॉस्टल में जो है दारू मुर्गा की पार्टी करते हैं और दारू मुर्गा जो है रात को बनवाते हैं रसोइयों से। बहुत गलत है ये जो आप बता रहे हैं कि शिक्षक लोग रात में जाकर के और वहाँ इस प्रकार से कृत्य करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इन टीचरों का भी नाम सामने आने पर हम लोग बिल्कुल उनके ऊपर बख्शेंगे नहीं। दारू पी के आए, मुर्गा बनाओ, उसमें 2 लड़कियां और रहे क्योंकि मुर्गा बनाओ, इसके बाद फोन लगाए कि जल्दी से दे दो भाई, इसके बाद 2 लड़कियां साथ में थे, मुर्गा बनाए, रोटी बनाए, दे दिए, और आज उसी के वजह से मेरे को निकाल रहे हैं। क्यों है वहाँ अलाउ मुर्गा बनाने का, जबकि लड़कियां हॉस्टल हैं। पूरी गलती मैडम की है। इस बीच पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पलवल से अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें पलवल से, जहां पर सीएम उड़नदस्ता ने मारा छापा। पलवल नगर परिषद में से मिल रही थी शिकायतें, सीएम उड़नदस्ता टीम पहुंचने पर हड़कंप मचा। छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी मिले नदारत। छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी नदारत मिले। समय पर कार्य नहीं होने पर ही मिल रही थी शिकायत। बता दें कि कार्यालय के रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी टीम, तो सीएम उड़नदस्ता टीम और सीआईडी कर रही जांच। पलवल से खबर, जहां पर सीएम उड़नदस्ता ने छापा मारा। पलवल नगर परिषद में मिल रही थी शिकायतें, सीएम उड़नदस्ता टीम पहुंचने पर हड़कंप मचा। छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी मिले नदारत। छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी नदारत मिले। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवीण आहूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, जिस तरीके से सीएम उड़नदस्ता ने छापेमारी की है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर के? मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले काफी लंबे समय से पलवल नगरी परिषद की काफी अनियमितताएं पाई जा रही है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को इसको लेकर तमाम लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी। आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की ओर से सुबह 9:15 बजे पूरी टीम और लोकल सीआईडी विभाग के साथ संयुक्त रूप से अंदर विभाग में कार्रवाई की गई है और बाहर गेट बंद कर दिया गया था। और टीम ने जैसे ही अंदर पहुंची है, तमाम महकमे में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर लोग अपने अपने कागजों को समेटने में लगे और लोगों की परेशानियों को सुनते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की जो टीम है उन्होंने जाके लोगों से बातचीत करी है और तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला गया है। साथ ही ये भी पता है कि जो भी कर्मचारी समय पूर्वक नहीं पाए गए उनका भी पूरा डाटा लिया गया कि कौन कौन कर्मचारी मौके पर नहीं है और कौन कौन से कर्मचारी हैं, क्योंकि आज कुछ हड़ताल भी बताई गई, कुछ कर्मचारी वो भी बताते। और लगातार पिछले लंबे समय से नगर परिषद पर काफी तरह के आरोप लगे चले आ रहे हैं, जिसको लेकर शिकायतें मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को मिली थी। आज संयुक्त रूप से इस पर छापेमारी की गई है। जी प्रवीण, आपसे जानेंगे सीएम उड़नदस्ता की टीम ने जो छापेमारी की है उसको लेकर के आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के जो डीएसपी हैं राजेश चेची, उनसे जो बात करी फोन के माध्यम से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी जो है लगातार अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी और जिसको लेकर पहले से भी कई शिकायतें ले चुके हैं, लेकिन अब उन लोग सख्ती करते हुए
यहाँ पर आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से टीम पे जो पहुंची है, यहाँ पर काफी बताया गया कि काफी कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और अभी तक जांच जारी है, टीम अंदर है और पूरी कार्रवाई चल रही है और काफी संख्या में अधिकारी अंदर मौजूद हैं। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि पलवल से खबर जहां पर सीएम उड़न दस्ता ने छापेमारी की है। बता दें कि पलवल नगर परिषद से तमाम शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते सीएम उड़न दस्ता की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां पर हड़कंप मच गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। सिरसा जिले के गांव में भारतीय किसान इकाई के अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने लवप्रीत कौर को दुबई में आयोजित इंटरनेशनल प्रोफेशनल लीग कबड्डी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जिताने पर बधाई देते हुए सरोपा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। सभी किसान नेताओं ने फूल मालाएं पहनाकर होनहार बेटी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी लवप्रीत कौर को बधाई दी है। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵੀਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੇਟੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। और इसी बीच आपको जौनपुर से खबर बता देते हैं। जौनपुर से खबर जहां पर पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या। बड़ी खबर आपको हम जौनपुर से बता रहे हैं। जौनपुर से बड़ी खबर जहां पर पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या। 4 हत्याओं के बाद खुद को लगाई फांसी। एक ही परिवार में 5 मौतों से मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर पति ने पत्नी संग 3 बच्चों की हत्या की और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मड़ियाऊ के जयरामपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चार हत्याओं के बाद खुद को लगाई फांसी। पति ने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या कर दी। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 हत्याओं के बाद खुद को भी फांसी लगा ली। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है कोतवाली सेठ के जयरामपुर गांव का है, जहां पर एक जो है युवक ने अपने पत्नी और बच्चे को, पहले पत्नी को जो है धारदार हथियार से जो है उसकी हत्या करता है और फिर अपने बच्चों को जो है गला घोट करके जो है कपड़े के सारे उसकी हत्या कर देता है, फिर खुद भी जो है फांसी पे लटक जाता है। भारी फोर्स में अभी पुलिस बल वहां पे तैनात है।
सीओ है, एसपी ग्रामीण है, लेकिन अभी ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि इतनी बड़ी वारदात को उसने अपने परिवार के साथ दिया है। इसके पीछे अभी मूल उद्देश्य पता नहीं चल पाया है। जी, परिवार जन है क्या इन जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनमें से किसी के घर वाले या पेरेंट्स में से कोई आया है, उनकी तरफ से क्या कोई बयान दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक तो परिवार अभी पूरी तरीके से जो है कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बाकी हमारी टीम और मैं साथ में अभी मौके पे जा रहे हैं और चीजों को जो है देख करके फिर वहाँ जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है के न्यूज को दिखाने का काम करेगा। जी ठीक है, फिलहाल क्या अपडेट है, पुलिस द्वारा क्या काम किया जा रहा है? अभी फिलहाल जो है पुलिस केस को जो है पुलिस जो है तलाशी भी कर रही है, तब हम तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है लोगों से और पूरे मामले को लेकर के सतर्कता हो रही है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई है। सारी चीजों को देख करके अभी पुलिस अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। साथ ही में जब तक अभी अधिकारी कप्तान भी जा रहे हैं तो ये सारी चीजें जाने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 4 हत्याओं के बाद खुद को लगाई फांसी, हालांकि फांसी क्यों लगाई सोनीपत के कमिश्नर बी सतीश बालन के निर्देशानुसार सोनीपत में पुलिस लाइन से नशा मुक्ति अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। सोनीपत की पुलिस लाइन के मुख्य द्वार से शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसमें कुछ स्कूली बच्चों के साथ मिलकर पुलिस वालों ने भी साइकिल रैली निकाली, जिसमें कि आम जनता को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा और नशे से दूर रहने के लिए आम जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान जो शुरू करा गया है उसके मद्देनज़र रखते हुए एक आज साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस संबंध में हमने आज ये पुलिस प्रशासन और जो स्कूली बच्चे हैं इनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। नशे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई शरारती तत्व है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पर जठलाना गांव में चोरी करके भागे दो लोगों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया और जैसे ही चोर मोटरसाइकिल से भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों के ना रुकने पर ग्रामीणों ने पीछे से उन पर डंडे से वार कर दिया, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। बता दें कि गिरने के बाद उन्होंने गोलियां चला दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच अधिकारी का कहना है कि ग्रामीण के हाथ में गोली लगी, जबकि दूसरे के पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल है।
बजे सूचना मिली थी कि अपना जटलाना गांव में ये नौशाद है और तालिब भाई, इनके घर में तो चोरी हुई है और वो अपने चोरों के चक्कर में ढूंढने के लिए तो अपने मोटरसाइकिल पे उनको सर्च कर रहे थे। तो इस दौरान ये नाहरपुर रोड पे पहुंचे हैं शमशान घाट के पास। तो वहाँ इन्होंने 2 व्यक्ति रोक लिए। वहाँ पे इनकी काफ़ी कहासुनी हुई है और इनकी मुठभेड़ हुई है। तो वो डर के मारे जीरी में कूद गए और वहाँ उनको फायर करके और भाग गए। जो अपना असला में इसके पेट में गोली लगी है और नौशाद है इसकी अंगली पे, राइट हैंड पे थोड़ा लगा है। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण न होने से परेशान शिकायतकर्ता करण जिला उपायुक्त ने अपनी शिकायत पहुंचाई। दिव्यांगकरण का कहना है कि उसकी शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र पहले भी जारी किया हुआ था और उसका पहले भी नवीनीकरण हो चुका है, लेकिन इस बार नागरिक अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दिव्यांगकरण ने बताया कि नागरिक अस्पताल में धक्के खाने पड़ रहे हैं और उसकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों से सही व्यवहार नहीं करते हैं और ना ही सही जानकारी देते हैं, जिससे परेशान होकर वह जिला उपायुक्त ने अपनी शिकायत देने पहुंचे। संज्ञान में आया है कि करण है, इनका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इनकी ग्रीवेंस थी। तो मेरी भी सीएमओ से बात हुई। तो सीएमओ से बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि करण का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, हमारा जो डिसेबिलिटी बोर्ड बैठते हैं एवरी वेंसडे, तो ये वेंसडे वहाँ मिले और इनका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस प्रकार से धक्के खा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई स्पेशल डेस्क बनाया गया है ऐसे विकलांगों के लिए? उसमें हमारे डे फिक्स है, तो एवरी वेंसडे सर्टिफिकेट बनता है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे वो मिल सकते हैं और टाइमली हम प्रयास करते हैं कि किसी की कोई समस्या ना रहे, किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। खबर जगदलपुर से, जहां पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में शामिल संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को पूरा न करने से नाराज कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और प्रदेश भर में के अन्य संविदा कर्मचारी कलम बंद की तर्ज पर काम कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। इसी के चलते आज बस्तर जिले के जगदलपुर बकरी भी हड़ताल में क्या? बकरी भी हड़ताल में क्या? अपनी 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण के लिए महिला एवं पुरुष संविदा कर्मचारी निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर टीएस सिंहदेव पर कर्मचारियों की आस टिकी है। टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से संविदा कर्मचारियों के नियमित होने की आस बढ़ी है। मांग पूरी न होने की स्थिति में रायपुर में उग्र आंदोलन शुरू करने की बात भी कही जा रही है। जगदलपुर मुख्यालय के मंडी प्रांगण में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल में बैठने का कारण क्या है? बस एक ही कारण इस वक्त दिखाएंगे, नियमितीकरण। जी हाँ, जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनी थी तब इनसे वादा किया गया था, गंगा जल हाथ में लेकर के टीएस बाबा जी के द्वारा, जो इस वक्त मौजूदा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके द्वारा वादा किया गया था और कहा गया था कि 10 दिन के अंदर हम आपको नियमित कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन बहरहाल हाल कुछ इस प्रकार से है कि अगला चुनाव आने को है और इस वक्त तक इन्हें न किसी प्रकार की राहत दी गई है, न किसी प्रकार की घोषणा की गई है। आखिरी बजट तक में इनके लिए कोई जो है प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त जिला अध्यक्ष इनके मौजूद हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे सर, और आप लोगों के अभी इस वक्त प्रमुख मांग क्या है और क्या कुछ रुख आप लोगों का इस वक्त बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर देवकांत चतुर्वेदी है। मैं छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा महासंघ कर्मचारी महासंघ का जिला संयोजक हूँ। हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। दूसरा कि 62 साल एक जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग 2018 में हड़ताल किए थे, तो हमारे धरना स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो अभी करंट स्वास्थ्य मंत्री जी है टीएस बाबा जी, उन्होंने आकर कहा था अगर हमारी सरकार आती है हम 10 दिन में आप लोग को नियमितीकरण देंगे। लेकिन 10 दिन क्या, अभी तो 4 साल कंप्लीट हो गया और मात्र 3 महीने बाकी अभी सरकार। इस वक्त जो है यहाँ पर आप लोगों का हड़ताल कितने दिनों तक जो है चलेगा? इसके बाद फिर कहाँ का रुख करने का आप लोगों का तैयारी है? आज तो हड़ताल का वैसे दूसरा दिन है,
और हमारा जो लड़ाई है अनिश्चितकालीन है। हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, इस उद्देश्य से आए हुए हैं और लोगों में ऊर्जा बहुत भरा हुआ है। और कल चूंकि कम लोग थे, आज बहुत तादाद में लोग आए हैं और जुड़ते जा रहे हैं लोग, और भविष्य में संख्या भी बढ़ेगी और लड़ाई भी उग्र रूप धारण करेगी। श्रीमती लक्ष्मणी बघेल। जैसे कहा जाता है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तनख्वाह बहुत कम होती है, तो ये तनख्वाह कम होने की वजह से क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को सामने आती है, ये बताएंगे? हम लोग को तो बहुत सारा समस्या आती है सर, जैसे बच्चे लोगों के लिए, खुद के लिए भी नहीं होता है। 10,000 में हम लोग क्या कर पाएंगे? अगर स्वास्थ्य लाभ अपन को लेना हो, अचानक किसी तबियत खराब हो तो लोन के लिए हम जाएं या फिर हम एक छोटी सी गाड़ी लेना चाहे लोन के लिए जाएं तो हो जाता होगा? नहीं, लोन नहीं मिल पाती है सर हम लोग। खबर कोंडा गांव से, जहां पर पूरा बस्तर संभाग मानसून आने के बावजूद एक हफ्ते से पानी की आस लिए बैठा था। जहां तपती गर्मी भी लोगों को उबाल रही थी, मगर आज फिर कोंडा गांव नगर पानी से लबालब हो गया। और इसी बीच कोंडा गांव के मुख्य द्वार कहे जाने वाले रायपुर नाका का एक दोपहिया वाहन का अलग आग लगा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं एक और नगर के वासियों को इंद्रदेव की कृपा मिल रही, तो दूसरी ओर गाड़ी में आग लगी हुई है और स्थानीय लोगों द्वारा से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग में असली नकली की होड़ में बजरंग दल आपस में भिड़ गए हैं। अंजोरा चौकी में बजरंग दल के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक तरफ राकेश लोचन तिवारी तो वहीं दूसरी ओर रतन यादव दोनों गुट दलबल के साथ पहुंचे थे। आपको बता दिए मामला 1.5 साल पहले एक मामले को लेकर हुआ, जहां रतन यादव के दल ने बताया कि 1.5 साल पहले राकेश लोचन तिवारी ने अंजोरा चौकी परिसर के सामने एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपए लेकर मामले को रफा दफा करवाने के नाम से लूटा। इसका ज्ञापन देने रतन यादव का गुट पहुंचा हुआ था और वहीं राकेश लोचन तिवारी भी अपने दलबल के साथ पहुंचे। देखते वाली गुप्तार हंगामा होने लगा, आपस में विवाद होने लगा, जिसके बाद कुछ पत्थरबाजी भी हुई। अवैध वसूली का मामला आया है। ये संगठन की लड़ाई नहीं है, इसको संगठन से ना जोड़ा जाए, आप लोगों से निवेदन है। लेकिन संगठन के नाम का ही दुरुपयोग हुआ है, ये तो तय है। एक गरीब परिवार गुपचुप बेचने वाला, उससे 40,000 की वसूली हो गई पुलिस प्रशासन को मैनेज करने के नाम से। ये बहुत निहायत गलत काम हुआ है। उसी की शिकायत लेकर के प्रार्थी थाने पहुंचने वाला था। उससे पहले आरोपी, जिसको राकेश लोचन तिवारी बोलते हैं, वह वहां पहुंच करके हो हल्ला करने लगा। तब दूसरा पक्ष भी हो हल्ला करने पे आमादा हो गया। फिर दोनों पक्ष में वाद विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि फोर्स बुलाना पड़ा। में उनके पास लगभग 10-20 ठोक स्टिक था, 10-12 ठोक और कुछ सामाने थे। सारे सामानों के साथ वो तैयार खड़े थे, तो मतलब वो लड़ाई करने आए थे। हम तो प्रेम से आवेदन की बात करने आए थे। अगर आप बजरंग दल के हो तो अपनी बात रखो, जाके आप प्रांत में बात रखिए, चंद्रशेखर वर्मा जी से, जितेंद्र वर्मा जी से, विभूति नारायण पांडे जी से, इन लोगों से बात करिए कि हम अभी रहेंगे, आएंगे, जाएंगे। अपने मन से आप बोलोगे कि हम बजरंग दल के हैं, तो हम कैसे करें? हमको जो प्रांत से कार्य मिलता है वो कार्य को हम करते हैं। अंजोरा थाना अंतर्गत ये मामला हुआ है, जिसमें 2 पक्षों में आपस में थोड़ा विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत लिखाने के लिए वहाँ पहुँचे थे, दूसरा पक्ष भी वहाँ पहुँच गया था, तो आमने सामने हो गए थे। बट पुलिस फोर्स हमारा तैनात था वहाँ पे, तो हम लोगों ने स्थिति को संभाला है और उनके दोनों के पक्ष को सुना है। दुर्ग के कादम्बरी नगर में आगामी 17 से 24 अगस्त तक संगीतमय शिव महापुराण एवं सामूहिक शिवलिंग रुद्राभिषेक का भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठा परिवार कादम्बरी नगर द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालुगण इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति ने इस धार्मिक आयोजन की तैयारी जोर शोर से प्रारंभ कर दी है। आयोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी समिति के पंडित सौरभ शर्मा ने के न्यूज को दी। अधिक मास जो श्रावण मास में 19 वर्ष के बाद आने वाला है, उस पर्व को लेकर के विशेष रूप से 17 अगस्त से 24 अगस्त तक शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें साथ ही साथ हर तबके के और हर वर्ग के लोगों के लिए पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक, जो प्रतिदिन 131 रुद्राभिषेकों का
होगा शिवलिंगों का रुद्राभिषेक। ऐसे करके 1100 कुल 1100 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक रखा गया है, जिसमें हर कोई अपना नाम दर्ज करा करके हिस्सा ले सकते हैं। दुर्ग शहर वासियों से क्या अपील करेंगे इस भव्य आयोजन है में? कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और महादेव के इस पुनीत कार्य पर सहभागी बने। ठीक। जगदलपुर शहर के गीदम रोड स्थित बहादुरगुड़ा राजेंद्र नगर वार्ड स्थित वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में लोहे से भरा भारी रेक मजदूर के ऊपर गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि लापरवाही पूर्वक काम करवाते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं वर्कशॉप मालिक ने रैक के अनबैलेंस होने से रैक पलट गए और मजदूर के दबने से मौत हो गई। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं छोटे से घर में रहती हूँ सर। मेरा घर भी टूटा फूटा हुआ है, रोजी रोटी के लिए यहाँ आती थी। सर एक आदमी की मृत्यु हो गई थी और एक आदमी को चोट लगी है, उसको वहाँ लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ सर इलाज करवा रहे हैं। सर लापरवाही नहीं है सर, ये 10 साल से रेक नहीं पड़ा हुआ था, अचानक रेट अनबैलेंस होने के कारण से ये पलट गया सर। और वहाँ पे 15-16 आदमी थे उसी लाइन में, लेकिन चोट सिर्फ एक ही आदमी को, मतलब ये भग नहीं पाया, इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा अग्रसेन कल्याण समिति के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में नेत्र जांच चिकित्सा शिविर आयोजन हुआ। शिविर में बुजुर्गों की आंख का निःशुल्क जांच की गई और दवाएं वितरित की गई। इंदिरा गांधी आई अस्पताल गुरुग्राम मरीजों का खर्च वहन करती है और इंदिरा गांधी आई अस्पताल के डॉक्टर विवेक कुमार ने बताया कि शिविर में बुजुर्गों को निःशुल्क जाँच की गई। मोतियाबिंद के मरीजों का इलाज इंदिरा गांधी अस्पताल में किया जाना है। शिविर में मोतियाबिंद मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। पलवल सीआईए पुलिस ने गांव वालापुर स्थित मकान पर छापेमारी कर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों की गिरफ्तारी पर कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है और 2 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार कर साथ मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं। शहर थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ले चलो पकड़ अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको 2-3 बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। 3-4 एंट्रियां होने के बाद ही खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। खबर सोनीपत से है, जहां पर गन्नौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। लगातार गन्नौर में शिकायतें मिल रही थी कि एमटीपी किट खुलेआम बेची जा रही है, जिसके आधार पर डॉक्टरों की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।